नमस्कार मित्रों, प्रेरणादायक कहानियों, मोटिवेशनल स्टोरी के इस सत्र में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोगों के समक्ष नित्य प्रतिदिन नई-नई कहानियों को लेकर के उपस्थित होता रहता हूँ। हमारी ये कहानियाँ साहित्यकारों के रचनाओं और दूरदर्शन पर पहले प्रसारित होने वाली कहानियों पर आधारित होते हैं। इन सब कहानियों को लाने का उद्देश्य है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अक्षुण्ण रहे। जो हमारी पुरानी कहानियाँ हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ हैं, उन्हें आप सबके समक्ष ला करके जन समाज को प्रेरित कर सकूँ। मित्रों, अगर हम अच्छे पद पर हैं या हम सक्षम हैं, हम समाज के अच्छे धनी व्यक्ति हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमसे जो कमज़ोर व्यक्ति है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर किसी को धन की आवश्यकता है और हमारे पास धन है, तो हमें धन देकर के उसकी मदद करनी चाहिए। या किसी को शारीरिक बल की आवश्यकता है, उसका काम नहीं हो रहा 2-4 आदमी के बिना, तो उसका सहयोग भी करना चाहिए। या अगर हम किसी प्रशासनिक पद पर हैं, तो प्रशासनिक पद पर रहते हुए हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज का कल्याण करें। भारत सरकार की जो योजनाएँ हैं, उसको हम गरीबों तक प्रसारित करें, गरीबों तक फैलाएँ, जिससे समाज के हर वर्ग को उसका लाभ मिले। अगर हमारे द्वारा किसी का भला होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक का यह कर्तव्य हो जाता है कि कोई व्यक्ति, कोई रोगी अगर वो रात्रि को आ रहा है, 12 बजे रात्रि को आ गया, 2 बजे आ गया, सुबह आ गया, तो आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। तो आज की जो कहानी है, वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र पर आधारित है। आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक गाँव में भगत रहता था, उसका नाम था एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम भगत था। लोग उसे भगत कहते थे। बड़ा गरीब था भगत। उसके जो है 6 बच्चे जो है बीमारी की वजह से मर चुके थे। हालाँकि अपने बच्चों का उसने काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके 6 बच्चे मर चुके थे। बेचारा बहुत परेशान था। उसका जो 7वाँ बच्चा था, वो 7 साल का हो चुका था। उसकी भी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी और उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वह शहर के कई डॉक्टरों के पास गया, जहाँ लोगों ने बताया वहाँ गया, लेकिन सब डॉक्टरों ने कहा ये बच नहीं सकता है, इसकी स्थिति नाज़ुक है। बेचारा निराश हो रहा था, तभी किसी ने कहा, "भगत, डॉक्टर चड्ढा को दिखाओ, शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर डॉक्टर चड्ढा हैं।" उस व्यक्ति ने डॉक्टर चड्ढा का पता बताया। ब हल्की-सी खुशी उसके अंदर आई, अंदर से थोड़ी-सी खुशी आई। उसने कहारों को बुलाया और डोली मँगवाई। डोली जो चारपाई की तरह होती थी, उसमें अपने बच्चे को सुला दिया। बच्चे को लेकर के वो जो है डॉक्टर चड्ढा की क्लिनिक जो शहर में थी, चल दिया। काफ़ी दूर था, चलते-चलते वो जो है डॉक्टर चड्ढा की क्लिनिक पर पहुँचा। बड़ा सुंदर आवाज़ था डॉक्टर चड्ढा का। हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे बुलाऊँ, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटा करके उसने डोली नीचे रखी और गेट पर खड़ा हो गया और कहा, "डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।" डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ अंदर बैठे हुए थे। सुबह का टाइम था। डॉक्टर साहब ने कहा, "कौन है? क्यों चिल्ला रहे हो?" उसने कहा, "डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। अगर आप उसे देख लेंगे, तो बड़ी कृपा होगी।" डॉक्टर साहब ने अंदर से कहा कि, "कल आना, आज मैं नहीं देख पाऊँगा। आज अब मेरा गोल्फ खेलने का टाइम हुआ है। इस समय मैं गोल्फ खेलता हूँ, तो मैं कोई पेशेंट नहीं देखता हूँ। मेरा गोल्फ खेलने का टाइम हो गया है
मैं जा रहा हूँ गोल्फ खेलने और कल आ जाना। भगत ने कहा, साहब देख लीजिए। पत्नी कहती है डॉक्टर साहब की, कह रहे देख लीजिए बेचारा बुला रहा, परेशान है, देख लीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं तुम बिना मतलब का चिल्लाते परेशान हो, बिना मतलब का तुम परेशान हो। ऐसे तमाम लोग आते रहते हैं देहात से, सबको देखा तो नहीं जा सकता ना, बिना काम के चले जाते हैं। इतना भी सीरियस नहीं है कि वो उसको मैं देख लूँ। ऐसे आते रहते हैं, तो अपना काम करो, परेशान ना हो। अपनी पत्नी को भी डाँट देते हैं। फिर डॉक्टर साहब वहाँ से उठते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर जैसे ही निकलते हैं, भगत उनके पैरों पर गिर जाता है। कहता है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देख लीजिए, अंतिम आशा बिंदु है ये, मर जाएगा। आंखों में आंसू लिए हुए बेचारा रोने लगता है, पर डॉक्टर साहब का दिल भी नहीं पसीजता जरा सा भी कि देख लो। डॉक्टर साहब कहते हैं कल आना, अभी मेरा गोल्फ खेलने का टाइम हो गया है। भगत बेचारा बहुत रोता है, लेकिन डॉक्टर साहब का दिल बड़ा पत्थर का था। डॉक्टर साहब नहीं रुकते हैं और डॉक्टर साहब अपनी कार में बैठते हैं और कार में बैठ करके निकल जाते हैं। भगत आशा लगाए हुए देख रहा है कि डॉक्टर साहब अभी हो सकता है आ जाएँ, देख लें। लेकिन बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर डॉक्टर साहब नहीं लौटे। उसकी उम्मीद टूट गई। वो जान गया कि अब डॉक्टर साहब अभी नहीं लौटेंगे और डॉक्टर साहब कल ही देखेंगे। उसने कहारों से कहा डोली उठाओ, घर चलना है। कहारों ने डोली उठाया, उनको ले करके वो अपने घर चला गया। रात्रि का समय था, बच्चे की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। बच्चा जो है मर गया। दोनों पति-पत्नी बहुत रोने लगे, बहुत दुखी हुए। लेकिन किया ही क्या जा सकता है, ईश्वर के आगे सब बेबस है। अब तो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई बेचारे की, अब उसके पास कुछ नहीं रहा। अब इधर आपको कहानी के दूसरे तरफ ले चलते हैं। डॉक्टर चड्ढा का आवास, आज डॉक्टर चड्ढा के आवास पर उत्सव का माहौल है। डॉक्टर चड्ढा की 2 संतानें थी। एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी और एक लड़का था जो कॉलेज में पढ़ता था, कैलाश। वो आज 20 साल का हो गया था। तो आज उसकी जन्मदिन की पार्टी थी। जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था। शहर के बड़े-बड़े वीआईपी लोग सब लोग आए हुए थे। हँसी-खुशी का माहौल था। डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। उनके पास और भी बड़े-बड़े लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति ने कहा, एक थोड़ा एज्ड व्यक्ति थे, ज़्यादा एज के थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, जैसा पहले देखा था वैसा आज भी आप दिखते हैं। अभी भी आप हैंडसम दिखते हैं। क्या बात है? पत्नी कहती है कि टाइम, टाइम का मैनेजमेंट, ये हर काम टाइम से करते हैं। तो व्यक्ति कहता है आप भी उन्हीं की तरह एकदम वैसी ही हैं, फिट हैं। पत्नी कहती है कि अब जैसा डॉक्टर साहब करते करते हैं वैसे मुझे भी रहना पड़ता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि समय की पाबंदी और खान-पान और थोड़ा-सा योगा, व्यायाम, इनका ध्यान रखता हूँ, इसलिए इतना फिट हूँ। तो उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, कहता है कि डॉक्टर साहब, जिसका जन्मदिन है वो तो नहीं दिखाई पड़ रहा। कैलाश, कैलाश कहाँ है? डॉक्टर साहब कहते हैं, बुलाते हैं। एक व्यक्ति को भेजते हैं, कहते हैं जाओ कैलाश को बुला लाओ। वो जाता है व्यक्ति, कैला कहता है आपको आपके पापा बुला रहे हैं। कैलाश जाता है, कहता है जी पापा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये देखो अंकल तुमको पूछ रहे हैं। वो बधाई देते हैं कैलाश को जन्मदिन की और कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो इस समय? तो कैलाश कहता है कि अंकल मैं इस समय जो है बीएससी ऑनर्स कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है। तो कहते हैं अंकल कि लगता है तुमको भी डॉक्टर ही बनना है। तभी डॉक्टर साहब बोल उठते हैं, कहते हैं डॉक्टर नहीं महाशय बनेंगे, इनको साइंटिस्ट बनना है। तभी
इनके कैलाश के कॉलेज के दोस्त भी आते हैं और उस कैलाश की खास दोस्त मृणालिनी भी आती है। मृणालिनी और कुछ अन्य लोग जो सहपाठी थे वो आते हैं, बैठते हैं। मृणालिनी कहती है कैलाश नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो एक सहपाठी कहता है वो गए हैं, अंकल जी ने बुला लिया था। तो वो व्यक्ति मजाक करता है, सब उसका सहपाठी, अरे हो सकता है शादी वादी तय हो रही हो, इसलिए इतनी लंबी वार्ता चल रही है वहाँ पर। मृणालिनी जाती है, कैलाश को बुला कर के लाती है। कैलाश आता है, सबसे हाथ मिलाता है, हाल चाल होता है। सब लोग कैलाश को जन्मदिन की बधाई देते हैं। तो कैलाश को एक हॉबी थी, मतलब एक शौक था कैलाश को सांपों को रखने का। बचपन में उसने एक सपेरे से सांप की विद्या सीखी थी। तो वो सांपों को रखने का बड़ा शौकीन था, सांप रखता था अपने पास, तमाम प्रकार की वैरायटी की विभिन्न प्रकार के सांप रखता था और सांपों से संबंधित जड़ी बूटियां भी रखा करता था। यह बात मृणालिनी जानती थी। चूंकि मृणालिनी कैलाश से प्रेम करती थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, तो मृणालिनी आज जिद पर आ गई। मृणालिनी ने कहा कैलाश, तुम सांपों के शौकीन हो, तुमने बताया था, आज तुम्हें सांप दिखाना ही पड़ेगा। और जो मित्र थे वो हाँ में हाँ मिलाते, कहते हाँ हाँ कैलाश दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कैलाश कहता है दोस्तों आज नहीं, आज तो तिल भर भर रखने की जगह नहीं है, कल दिखा दूंगा, परेशान मत करो। आप सब लोग जिद करने लगते हैं। मृणालिनी खूब जिद करती है, कहती नहीं आज बिना दिखाए मैं नहीं, आज तुम्हें दिखाना पड़ेगा, आज मैं नहीं मानूंगी, मैंने कई बार कहा तुम नहीं दिखाया, आज दिखाना पड़ेगा। अब सब जिद पे आ गए। कैलाश ने कहा तुम सब नहीं मानोगे, चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। कैलाश अपने कमरे में जाता है और वहाँ सांपों की, जहाँ वो सांप रखा हुआ था, एक एक करके सब सांपों को निकालता है। कुछ सांप, एक सांप को तो उसने गले में पहन लिया, एक सांप उसके हाथों को लपेट लिया। मृणालिनी डर जाती है। मृणालिनी कहती रहने दो, मुझे नहीं देखना, नहीं देखना है, अब बंद कर दो कैलाश। कैलाश कहता नहीं अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो और दिखाऊंगा। मृणालिनी कहती अच्छा ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ। मृणालिनी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मृणालिनी ने एक नाटक तैयार किया था, उसमें कैलाश को भी भूमिका निभानी थी। तो कैलाश कहता है तुम जाओ, अभी मैं कुछ देर में इन सब लोगों को सांप दिखा करके आता हूँ। कैलाश भिन्न भिन्न प्रकार के सांप निकालने लगा। एक सांप दिखाया, कहा देखो ये नाग और नागिन है, बहुत जहरीले हैं ये। फिर एक सांप निकालता है, कहता है देखो ये बहुत जहरीला है, काट ले तो लहर न मिल दे किसी को। मित्र कहते हैं सभी, मान गए कैलाश, वास्तव में तुम बहादुर हो। फिर एक जो है और मित्र थे, और मित्र भी डरने लगे, कुछ मित्र चले ही जाते हैं डर के मारा, उनकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन तीन लोग रुके रहते, तीन मित्र जो है रुके रहते हैं। तो कहते हैं और दिखाओ कैलाश। तो कैलाश अपनी झोली से, पोटली से एक सांप निकालता है, बड़ा सा सांप, और उसे दिखाने लगता है। तो मित्र कहते हैं कि कैलाश, इस सांपों का दांत बहुत लोग तोड़ देते हैं। कैलाश कहता है मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, जितने भी सांप हैं कि सबके दांत हैं, किसी का दांत नहीं तोड़ टूटा है। तो ये गेहूंवन सांप रहता है, उसका गला पकड़ करके वो दिखाता है, कहता है ये देखो अपने मित्रों को, एक भी दांत टूटे हैं। कैलाश के मित्र कहते हैं हाँ कैलाश, तुम सही कह रहे हो, ये दांत नहीं टूटा है इसका। अब जब उसका गर्दन तेजी से कैलाश ने पकड़ लिया, तो वो सांप बड़े गुस्से में आ गया और उसका आंख लाल हो गया, गुस्से में था वो। तो जैसे ही कैलाश ने उसको ढीला किया, वैसे ही वो कैलाश के हाथ पर काट लिया। अब जब कैलाश के हाथ पर वो सांप काट लिया, तो अब सब तरफ शोर हो गया कि कैलाश को सांप ने काट लिया, काट लिया। कैलाश जल्दी से कमरे की तरफ भागा अपने, उसने एक जड़ी बूटी एक दोस्त को दी, कहा इसे जल्दी से पीस कर लाओ मेरे हाथ पर लगा दो। पिताजी आए उसके, उन्होंने कहा कि जो है लाओ मैं नश्तर कर देता हूँ इसका, इससे सही हो जाएगा तुरंत। वो कहता नहीं पापा, इसमें जड़ी बूटी ही काम करेगी, नश्तर नहीं काम करेगा, नहीं मानता है।
कहता है मैंने जड़ी-बूटी कहा है, अभी जड़ी-बूटी पीस कर आ रही है। जड़ी-बूटी लगाई जाती है उसके हाथ पर। जड़ी-बूटी लगाई जाती है लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता। कैलाश बेहोश हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है। पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। अब टेंशन हो गया, शरीर ठंडा पड़ रहा था। लग रहा था कि कैलाश बचेगा नहीं, लग रहा था कैलाश गए अब। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा है, एक बगल में झाड़-फूँक वाले हमारे परिचित रहते हैं और मंत्रों से वो सब सही हो जाएँगे। कैलाश जो है मंत्रों से सही हो जाएँगे। वो झाड़-फूँक करेंगे तो उससे सही हो जाएँगे। तो कैलाश के पिता ने कहा ठीक है बुलाइए, मैं उसे सारा धन दे दूँगा अपना लेकिन मेरा बेटा जी जाए, मेरा बेटा जीवित हो जाए। कैलाश के पिता डॉक्टर साहब की आँखों में आँसू आ रहे थे। सब लोग रो रहे थे। एक झाड़-फूँक करने वाला तांत्रिक आया, उसने कैलाश बाबू को देखा, आँखें खोली, उसने कहा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। डॉक्टर साहब गुस्सा हुए, उन्होंने कहा कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? अब ये क्यों नहीं कहते कुछ अब बाकी नहीं रह गया है? वो चला जाता है, सब ओर मायूसी छा जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? कहीं बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर ये जीवी कोई अगर झाड़-फूँक करने वाला आ जाता है, सही कर देता या कोई भी सही कर देता, तो मैं उसे अपना सारा धन दे देता। तभी अब आपको कहानी की दूसरी तरफ ले चलते हैं, भगत की तरफ। भगत अपने घर सोया हुआ था, रात्रि का समय था। एक व्यक्ति आता है, कहता है, ओ भगत! भगत उठता है, कहता है, भगत तुमने कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा के बेटे को साँप ने काट लिया है और सुनते हैं उनके एक ही बेटा था और कहीं बचने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। बहुत लोग आए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, लगता है कि बेटा मर गया है। तुम भी देख आते, तुमको भी तो झाड़-फूँक आता है। तो भगत कहता है मैं नहीं जाऊँगा। वो व्यक्ति चला जाता है इतना ब बताकर। भगत कहता है मैं नहीं जाऊँगा। उन्हीं के कारण तो मेरा बेटा मर गया। मैं अपने बेटे को लेकर के गया था। वो चाहते तो देख सकते थे, इतना टाइम था उनके पास, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। फिर दो भगत सो जाता है, पत्नी भी सो जाती है। लेकिन भगत को नींद कहाँ आ रही है? भगत ने ये बात सुन ली है तो उसको नींद कहाँ आ रही है? अपने जीवन में जहाँ कहीं भी उसने सुना था कि किसी की तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो बेचारा चला जाता, चाहे आंधी हो, तूफान हो, ठंडी, गर्मी कुछ भी हो चला जाता था। आज भी उसकी इच्छा हो रही है, उठता है, तभी पत्नी कहती तुमको नींद नहीं आ रही है आपको क्या? आप तो उठ गए। क्या? मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाने का इरादा है। लगता है आपका मन वहीं लगा हुआ है। भगत कहता है, अरे भगवान! मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उन्हीं के कारण हमारा बेटा मर गया, ये वो। दुनिया भर का तर्क दे रहे हैं। कहते मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए उठ गया था। फिर भगत फिर उसकी पत्नी सो जाती है, लेकिन भगत को नींद कहाँ आने वाली। जब पत्नी सो गई, तो भगत वहाँ से धीरे से उठा और चल दिया डॉक्टर चड्ढा के क्लिनिक की तरफ। धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। तभी एक गार्ड रास्ते में दिखाई पड़ा, कहा, "अरे भगत कहाँ जा रहे हो?" कहा, "जा रहा हूँ डॉक्टर चड्ढा के पास। सुना है कि चड्ढा बाबू का एक लड़का था, उसकी तबीयत खराब है।" गार्ड कहता, "हाँ, एक ही लड़का था बेचारे का।" तभी आगे बढ़ता है, सोचता है कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लगता है मैंने लेट तो नहीं कर दिया। 2 व्यक्ति बात करते हुए जाते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर चड्ढा का तो चिराग ही खत्म हो गया। बेचारे के एक ही बेटा था, वो भी मर गया। भगत सोचता है लगता है मैंने लेट ज़्यादा कर दी, मुझे और जल्दी आना चाहिए था। तभी डॉक्टर साहब के आवास के पास पहुँचता है,
एक कर्मचारी कहता है कि कहाँ आए हो? वो कहता है कि मैंने जो है डॉक्टर साहब के बेटे के बारे में सुना है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए आया हूँ। तो वो अपनी तम्बाकू निकाल कर देने लगता है, तो भगत तम्बाकू नहीं लेता, कहता मैं तम्बाकू लाया हूँ, मेरे पास तम्बाकू है, मैं अपनी तम्बाकू खुद खाऊँगा। वो कर्मचारी, वो आदमी डॉक्टर चड्ढा को बताता है कि बाहर कोई आया है। डॉक्टर चड्ढा बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि भाई मैं 1 महीने तक कोई मरीज़ नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि बेटे की तबी मेरा बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं 1 महीने तक कोई पेशेंट नहीं देखूँगा, मुझे क्षमा करो। डॉक्टर साहब रोने लगते हैं, आँखों में आँसू आते हैं। भगत कहता है बाबूजी, मैं उसी लिए आया हूँ, मैंने सुना था इसलिए आया हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं 4 घंटे बीत चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। भगत कहता है कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, बहुत कुछ हो सकता है, आप मुझे भैया को दिखाइए। डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा चलो तुम भी देख लो। डॉक्टर साहब भगत को लेकर के अंदर आते हैं। भगत कैलाश के पास बैठता है, आँखों को देखता है, सब कुछ चेक करता है, मुस्कुराता है, कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, आप लोग झूठे परेशान हैं, आप क्यों परेशान हो? अभी बहुत उम्मीद है, भगवान ने चाहा तो आधे घंटे में आपका बेटा उठ जाएगा। वो कहता है डॉक्टर साहब से, कहारों से कह दीजिए पानी लाएँ। तो कहार तो चले गए थे, ज़्यादा थे नहीं, तो जितने लोग थे सब पानी भर कर के लाते हैं और कैलाश को खुले स्थान पे लाया जाता है। पानी से नहलाया जाता है, भगत मंत्रों का उच्चारण करता है, दीपक जलाता है, मंत्र पढ़ता है, जो उसको आता था सब कुछ पढ़ता है। आधा घंटा ही बीता था कि बेटा बेटा डॉक्टर साहब का जो बेटा कैलाश था, उठ कर के उठ गया। अब सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई, सब प्रसन्न हो गए। सब डॉक्टर साहब को बधाई देने लगे कि डॉक्टर साहब बधाई हो, बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। अब सब लोग कुछ देर बाद वहाँ से चले गए। डॉक्टर साहब उस भगत को खोजने लगे कि वो भगत कहाँ गया। पत्नी भी बाहर भगत को खोजते हुए आई। कहा कहीं वो बाबा कहाँ गए जिन्होंने हमारे बेटे की जान बचाई थी। मैं कुछ जो है गहना लाई थी, कुछ पैसे लाई थी उन्हें देने के लिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे कर्मचारी ने बताया था कि जब वो आ रहे थे कल, तो उसने उन्हें तम्बाकू देना चाहा, तो उन्होंने मना कर दिया। कहा कि तम्बाकू मेरे पास है। तो जो किसी की तम्बाकू नहीं ले रहा है, तो तुम्हारे गहने और पैसे क्यों लेगा? वास्तव में वो बहुत बड़ा आदमी था। बहुत बड़ा आदमी है। सब कुछ जानने के बाद बहुत बड़ा आदमी है वो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब मुझे याद आ रहा है, ये वही व्यक्ति है, जो कुछ वर्ष पहले मेरे पास अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये वही व्यक्ति है, जो कुछ वर्ष पहले अपने बेटे के इलाज के लिए मेरे पास आया था और रो रहा था और कह रहा था डॉक्टर साहब मेरे बेटे को देख लीजिए। मैं देख नहीं पाया, मैंने मना कर दिया था। सब कुछ जानते हुए भी वो मेरे पास आया और उसने मेरे बेटे की चिकित्सा की, मेरे बेटे की जान बचाई। वो चाहता तो नहीं आता, लेकिन वो आया और उसने मेरे बेटे की जान बचाई। बड़ा आदमी तो वो है, हम लोग तो छोटे आदमी हैं। डॉक्टर साहब की आँखों में पश्चाताप था। डॉक्टर साहब रोने लगे, कहे मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। सब कुछ जानते हुए भी उसने किसी की परवाह नहीं की और मेरे बेटे को बचाने के लिए चला आया। भगत अब देखिए भगत वहाँ जल्दी-जल्दी भागता है कि अब मेरी पत्नी ना उठ पाए, मैं सो जाऊँ और भगत जाता है पत्नी के उठने के पहले वहाँ सोने लगता है।
सो जाता है। पत्नी कहती है कि आपका मन नहीं मानता। पत्नी जग जाती है, कहती है मैं जानती हूँ कि आप उसी के लिए गए थे। तो आज की ये जो कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है। ये हमें सोचने के लिए विवश कर देती है। तो आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा। सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। इतने देर तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।